गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 24 अगस्त और आज के जो 7 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। मार्सियंगी रिवर ये एक नेपाल के अंदर पड़ती है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक बस थी जो वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए जा रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली नीचे एक रिवर के अंदर गिर गई। ये उस रिवर का नाम है। तो आज की बेसिकली जो दिन की शुरुआत है वो बड़े ही ख़राब टॉपिक से होने वाली है। बहुत अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है, बट इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अमेरिका के साथ हम लोगों ने एक बहुत ही लैंडमार्क सा एक एग्रीमेंट साइन किया है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अग्रीमेंट। ये होता क्या है आपको बताऊंगा पूरे कॉन्टेक्स्ट में। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लेबल्ड A2, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मिल्क सेलिंग कंपनीज होती हैं, उनके द्वारा उनको मार्केट किया जाता है कि ये A2 है, ये A3 है, ये A1 है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा सुभद्र योजना क्या है, उड़ीसा में ये चालू हुई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी से मिलती जुलती योजना अभी महाराष्ट्र के अंदर भी लागू हुई थी और इससे पहले ऐसी ही एक योजना मध्य प्रदेश में भी चलाई गई है, जहाँ पे महिलाओं को कुछ कैश जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके अकाउंट में डाला जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। उसके अलावा BNSS सेक्शन 479 क्या है, ये बेल के रिगार्डिंग है। अभी इंडिया में जो नई न्याय संहिता लागू हुई है उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। थोड़ा सा इसको हम लोग लीगल सेक्शन से या लॉ सेक्शन से पढ़ सकते हैं। सन्स मैग्नेटिक फील्ड एक बड़ी ही अजीब सी एक मिस्ट्री है जो कि 150 साल पुरानी है, कि जो हमारा सन होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो कैसे होती है, उस बारे में अभी एक इंडियन रिसर्च सामने आया है या उसके ऊपर रिसर्च चल रही है बेसिकली। उस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा थायराइड हार्मोन के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे गले से निकलता है। ये कैसे हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज करता है, कंट्रोल करता है, कैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो अब तक थायराइड के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी हमें, ये उसको पूरी तरह से चेंज कर दे रहा है। उस बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा पहले टॉपिक पे जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक आपसे मैं अपील करना चाहूँगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो जब भी आप वीडियो को देखते हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो पहले। हाँ, आपकी कोई फीडबैक या सजेशन आप दे सकते हो, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, रिसेंटली जुड़े हो हमारे चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहें। आपके फ्रेंड्स अगर UPSC की प्रिपरेशन करते हैं या फिर किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मार्सियांगदी रिवर के बारे में बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से वहाँ पे एक पिलग्रिमेज की बस जा रही थी, उनमें से वो बस नीचे गिर गई। अनफॉर्चुनेटली 27 पिलग्रिम्स की जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। तो बहुत ही ख़राब न्यूज़ से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली। और बहुत बुरा लगता है, मतलब किसी का ऐसे एक्सीडेंट हो जाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनटाइमली इस तरह से डेथ हो जाती है जब किसी की। और ये लोग तो पिलग्रिमेज पे जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है इस तरह से। क्योंकि ये जो बस है ना वो बहुत नीचे जाके गिरी है, 250 मीटर नीचे जाके रिवर में गिरी है। बहुत बड़ा गोर्ज था वहाँ पे, तो ऐसे में एक बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस जो मार्सियांगदी रिवर है इसके बारे में बात करना ज़रूरी है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो ये एक माउंटेन रिवर है, नेपाल के अंदर चलती है। ये बहुत बड़ी रिवर नहीं है, छोटी रिवर है, लेकिन इसका गोर्ज बहुत डीप है। क्योंकि माउंटेनियस रीजन में चलती है तो ऑब्वियसली गोर्ज बहुत डीप होना ही है। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नदन स्लोप्स ऑफ अन्नपूर्णा मैसिव। ठीक है, तो वहाँ पे जो माउंटेन पास है बेसिकली, जिसे मैसिव कहते हैं, वो एक ऐसा माउंटेन पास होता है जिसके दोनों तरफ काफ़ी स्टीप जो है वो वैलीज होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, उसे मैसिव कह सकते हो। तो अन्नपूर्णा जो पीक है उसके जो स्टीप स्लोप है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा ये देखिए, जो जो रिवर्स होती है ना वो एकदम से कहीं से ओरिजिनेट नहीं होती हैं सेंस में, मतलब वो फुल फ्लैजिड रिवर, उसकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो उसके अंदर ऐड करती हैं वाटर को, बाद में वो पूरी तरह से रिवर बनती हैं, राइट। तो उसके बाद तो दो रिवर हैं बेसिकली छोटी छोटी, एक का नाम है खांगसर और एक का नाम है जरसंग खोला। ये दो रिवर जब छोटी छोटी आपस में मिलती हैं, यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया भी हुआ है छोटा सा, इन ये जब मिलती है ना आपस में, उसके बाद जो है हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये हमारी मेन रिवर है। तो ये जो छोटी छोटी रिवर से मिलके बनी है, इसके बाद जो है इसको मार्सियांगदी कहा जाता है। इससे पहले इसका नाम होता है खांगसर और जारसन। ठीक है, ऐसे ही हमारी जैसे गंगा रिवर होती है, तो वो भी दो इंपॉर्टेंट रिवर से मिलके बनी है। जैसे हमारे यहाँ पे देवप्रयाग है,
देवप्रयाग के बाद इसे हम लोग गंगा कहते हैं, लेकिन देवप्रयाग से पहले इसको गंगा तो नहीं कहते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं भागीरथी, दूसरी का नाम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं, जिनके दोनों के मिलने से बाद में हम लोग गंगा रिवर उसको बोलते हैं। एनीवेज, तो जब ये रिवर थोड़ा आगे बढ़ती है तो 3600 मीटर के ऑल्टीट्यूड से ये जाती है, तो ऑब्वियसली जब कोई रिवर इतनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड से ओरिजिनेट होगी तो उसका पानी जो बहुत तेज़ बहाव होता है, उसका बहुत फास्ट चलता है, वो उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद ये त्रिशूली रिवर, ये जो मर्सियांगडी रिवर है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाली रिवर आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, ये एक दूसरी रिवर के अंदर मिलती है जिसका नाम है त्रिशूली। ठीक है, बाद में त्रिशूली रिवर भी किसी और की ट्रिब्यूटरी होती है जिसे हम लोग कहते हैं नारायणी, और इंडिया में इसको कहा जाता है गंडक। नेपाल में इसको नारायणी कहते हैं, इंडिया में गंडक कहते हैं। गंडक रिवर बाद में गंगा के अंदर जाके मिलती है, तो ये एक दूसरे की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जैसे जो खांगसर है और जो जरसांग है, ये दोनों के मिलने से बनती है मर्सियांगडी, ये बाद में त्रिशूली रिवर के अंदर जाके मिलती है, तो मतलब ये त्रिशूली की ट्रिब्यूटरी हो गई। त्रिशूली रिवर जो है गंडक की ट्रिब्यूटरी है और गंडक गंगा की ट्रिब्यूटरी है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो आपने ये जरूर याद रखना है कि जो नारायणी रिवर है, नारायणी रिवर, इसे इंडिया में गंडक कहते हैं, नेपाल में नारायणी कहते हैं। ड्रेनेज सिस्टम इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए, उसके अलावा ये जो मर्सियांगडी रिवर है, इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इनको याद करो, क्योंकि वैसे भी नेपाल की रिवर है, इंडिया की रिवर होती तो याद कर भी सकते थे। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इनको याद करो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स होते हैं, नाले टाइप के होते हैं बेसिकली, कोई फुल फ्लैजेड रिवर ये होती नहीं है। इस रिवर की खास बात यह है कि इसे रेजिंग वन कहते हैं, क्योंकि बहुत हाई स्टीप स्लोप से ओरिजिनेट होती है, तो बहुत पावरफुल करंट्स इसके अंदर होते हैं। मतलब अगर आप इसके अंदर गिर गए ना, तो बचने का चांसेस लगभग 0% है, इतना ज़्यादा बहाव इसका होता है। और ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स भी बनाती है, 4-5 वाटरफॉल्स बनाती है। तो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले लोग होते हैं, जो राफ्टिंग कायाकिंग वगैरह करते हैं, उनमें ये काफ़ी पॉपुलर रिवर है, लोग यहाँ पे जाके करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कल्चरल रेलेवेंस भी है। हिंदूज और बुद्धिस्ट जब उनकी डेथ हो जाती है लोगों की, तो इस रिवर के आसपास जाके वो क्रीमेशन करते हैं बेसिकली उनका। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, और बिजली के लिए तो यस 3-4 डैम वहाँ पे बड़े बड़े बने हुए हैं जिनसे बिजली पैदा होती है, नेपाल को वहाँ पे बिजली मिलती है। ठीक है, बस इतने ज़्यादा इस रिवर के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। चलिए, सिक्योरिटी ऑफ द सप्लाई एग्रीमेंट अरेंजमेंट, तो बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं देना आपने, सिर्फ इतना याद रखना है कि सिक्योरिटी, 3-4 पॉइंट इसके बारे में आपके आर्टिकल को याद रखने हैं। पहला तो ये कि ये सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट किस कंट्री के बीच में हुआ है, सोसा, ये इंडिया यूएस के बीच में हुआ है। एक तो चीज़ आपने ये याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, वो ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, आपने एक ये याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स और विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर नॉन बाइंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइंडिंग, या फिर टेबल भी पूछ सकता है आपसे। एक तरफ अरेंजमेंट अग्रीमेंट्स देगा, दूसरी तरफ बोलेगा भाई इनका नेचर क्या है, इज इट बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है कि ये नॉन बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है, ये आपने याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट जिसके चीज बारे में है, तीसरी चीज, कि ये सैंक्शन प्रूफ नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट सैंक्शन प्रूफ। मतलब अमेरिका को अगर फ्यूचर में सैंक्शंस लगाने हुए किसी कंट्री के ऊपर, लेट्स से इंडिया के ऊपर ही लगाने हुए, तो आप ये नहीं कह सकते सर हमारे बीच में तो अग्रीमेंट हो गया, आप सैंक्शन मत लगाइए। नहीं, सैंक्शन लगा सकता है अमेरिका। ठीक, 3 चीजें बस आपको प्रीलिम्स के लिए इसमें याद रखनी है, इससे ज्यादा खास आपको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अग्रीमेंट बेसिकली है क्या। तो नॉन बाइंडिंग है, आपको मैंने बता ही दिया। तो ये है एक प्रायोरिटी सपोर्ट के लिए, कहां पे, डिफेंस पर्पस के लिए, प्रायोरिटी सपोर्ट के लिए। आपको मैं बताता चलूं कि इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। कई सारी कंट्री के साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है ताकि इंडिया की डिफेंस लोकल इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सके। जितना भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसमें से अमेरिका काफ़ी बड़ा मार्केट है हमारे लिए। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर जो है वो अमेरिका है, बट इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट में अमेरिकन कंपनीज को काफ़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है, लेकिन उसको हम लोग अमेरिका से आधे प्राइस पे बेचते हैं। सस्ते होते हैं लेकिन क्वालिटी में बहुत सुपीरियर होते हैं।
तो इंडिया एक अच्छा खासा इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट्स को अच्छा खासा मार्केट प्रोवाइड करवाता है अमेरिका, इसलिए हमारी डिफेंस कंपनी चाहती हैं कि अमेरिकन डिफेंस कंपनीज के साथ इनका ठीक ठाक से एग्रीमेंट हो, वो कंपनी टू कंपनी भी हो और वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी हो। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बेसिकली किया गया है। तो ये किया गया है इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए। मतलब अगर कल को दुनिया भर में जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या कुछ और हो जाता है, तो वो जो सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है ना, सप्लाई चेन इंटरप्ट हो जाती है, ताकि वो इंटरप्ट ना हो, इंडिया अमेरिका के बीच में डिफेंस इक्विपमेंट्स आराम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, उसके लिए बेसिकली किया गया है। तो हमारी जो कंपनीज हैं इंडिया में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती हैं, अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर इस तरह का अग्रीमेंट करेंगी, भाई कल को दिक्कत चाहे जो भी हो जाए, हम लोग सामान को आपस में सेल परचेज करते रहेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया है। मेजर दो तीन चीजें मैंने आपको बता ही दी। दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग। हाँ, एक और अरेंजमेंट है जिसका नाम है RDP, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट। वो लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन वो अभी इंडिया ने साइन नहीं किया है और हो सकता है फ्यूचर में हम इसको भी साइन कर दें। अगर ये साइन कर दिया ना इंडिया ने, तो फिर ये जो सोसा है ये भी लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। बट फिलहाल लीगली बाइंडिंग एज सच नहीं है। अभी तक 18 कंट्री के साथ अमेरिका ये कर चुका है, जापान, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रिया, मतलब जो जर्मनी वगैरह जो अमेरिका के ये मित्र दोस्त हैं, अभी वो इंडिया के साथ भी इन्होंने किया है। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई एग्जाम के परस्पेक्टिव से। दिस इज नॉट लीगली बाइंडिंग एंड दिस इज नॉट सैंक्शनड प्रूफ। ठीक, चलिए जी। डेयरी प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज A2। तो कई बार जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिल्क हो गया भाई, घी हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को इन कंपनीज के द्वारा मार्केट किया जाता है और ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के जो डब्बा होता है ना उसके बाहर लिख देते हैं भाई ये A1 है, ये A2 है। अब ये क्या हो गया, कंपनी मार्केटिंग करती हैं कि जो A2 वाले प्रोडक्ट है ना वो बेटर है, उनके अंदर जो प्रोटीन है वो बेटर है। A2 वाले प्रोडक्ट आपको गैस नहीं करेंगे, A2 वाले प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, तो इसीलिए इनका प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है A1 वालों से। इनका कहना है भाई A1 वाले प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। इनका प्रोटीन भी प्रीमियम है, घी भी नॉर्मल है बेसिकली, और ये आपकी बॉडी में ब्लोटिंग कर सकते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते, इनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, इससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, वो सब ये लोग करते रहते हैं। ये चला था न्यूजीलैंड से ये कॉन्सेप्ट, फिर आप बाद में इंडियन कंपनीज ने भी इसको करना शुरू कर दिया। तो ये मतलब इसका डिस्टिंक्शन क्या है, इसका डिस्टिंक्शन है मेनली प्रोटीन को लेके। जो A2 वाले प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें खास प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है बीटा केसिन प्रोटीन। ये प्रोटीन A1 वाले प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता, ठीक है। जो A2 वाला प्रोडक्ट है बेसिकली काऊ मिल्क से बनता है, और काऊ मिल्क के प्रोडक्ट्स में ये बीटा केसिन प्रोटीन होता है, बाकी दूसरे मिल्क्स में नहीं होता, जैसे गोट मिल्क या बफेलो मिल्क या काऊ या कैमल मिल्क, उसमें नहीं होता ये सिर्फ काऊ वाले में होता है। तो न्यूजीलैंड में तो बहुत सारी गायें होती हैं, वहाँ पे तो गाय का ही दूध ज़्यादातर लोग पीते हैं, तो उन्होंने ये प्रोडक्ट का प्रमोट करना शुरू कर दिया कि A2 वाला प्रोटीन बेटर होता है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैसिन होता है। लेकिन बाद में ये इंडियन मार्केट ने भी अडोप्ट कर लिया, कहने लगे भाई जो गाय का घी होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, गाय का दूध ज़्यादा बेटर होता है, गाय का प्रोटीन ज़्यादा बेटर होता है, और आपसे 50 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो लोग प्राइस में, सेम चीज़ का एक्स्ट्रा ले रहे हैं आपसे, ये कह के कि ये तो A2 है। बट FSSAI का ये कहना है कि भाई ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं जो ये कहता हो कि A2 प्रोडक्ट्स A1 से बेटर होते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं, ना हमारे पास है ना न्यूजीलैंड वालों के पास है। ऐसी कोई एक्सटेंसिव स्टडी हुई ही नहीं जो ये बताए कि जो काऊ मिल्क का घी, पनीर, बटर वगैरह वो सब रहता है वो बेटर है दूसरे मिल्क से। सभी मिल्क एक जैसे हैं, ये FSSAI ने कहा है। और FSSAI ने अभी खास इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि ये कंपनीज अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को A2 कह के नहीं बेचेंगे। जो भी उनके पास है पड़ा हुआ है जिसके ऊपर A2 लिखा हुआ है उसको 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी खाली करें, उसके बाद ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। सभी मिल्क, सभी बटर, सभी घी एक जैसे होते हैं एज पर FSSAI। कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये कहता है काउ बेस्ड बीटा कैसीन प्रोटीन इज बेटर देन द अदर प्रोटीन्स, ठीक है। तो FSSAI के बारे में थोड़ी बहुत फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 2006 का जो हमारा फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट था 2000 से, उसके अंडर में इसको 2008 के अंदर बनाया गया था। इसका बेसिकली काम वही होता है कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वो सब चीज़ें रहती हैं। इससे पहले एक और छोटी सी न्यूज़ आई थी FSSAI को लेके कुछ महीने पहले। उसमें यह हो रहा था कि जो मदर का मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क होता है, उसको कुछ कंपनीज के द्वारा मार्केट में बेचा जा रहा था।
इंडिया में ये अलाउड नहीं है। एफएसएसआई ने कहा है कि इंडिया में ह्यूमन मिल्क का कमर्शियलाइजेशन इज नॉट अलाउड। हाँ, अमेरिका वगैरह में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे वहां पे बिकता है, इंडिया में नहीं बिकता भाई। उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये दोबारा से एक और न्यूज आई है मिल्क को लेके, ठीक है, बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है। चलिए, सुभद्रा योजना ओडिशा के अंदर चलाई गई है। बेसिकली ऐसी ही योजना महाराष्ट्र के अंदर भी रिसेंटली चलाई गई थी। तो रक्षाबंधन वाले दिन ये जो है वो स्कीम चलाई गई है। इसमें क्या होने वाला है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए वीमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, उनके अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, 21 से 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। जो वेल ऑफ फैमिली से आती हैं, जो अमीर फैमिली से औरतें आती हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो सरकारी नौकर हैं उनको नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स जो पे करती हैं उनको नहीं मिलेगा। या फिर ऐसी महिलाएं जो पहले से ही किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत पैसा मिल रहा है, उनको भी ये नहीं मिलेगा। टोटल कितना पैसा मिलेगा, एक साल में 10,000 रुपये आपको मिलने वाला है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हो तो 5-5 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। साल में 2 दिन डिसाइड किए गए हैं। एक दिन है राखी पूर्णिमा वाला दिन और दूसरा है इंटरनेशनल वीमेन डे। 2 दिन आपके अकाउंट में ये पैसा आएगा। कौन इसको कर रहा है इम्प्लीमेंट, कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, आपका जो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट है उसमें ये सीधा आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। हाँ, इसके अंदर कुछ उन्होंने मतलब और बेटर चीजें भी रखी हैं। इनका कहना है कि महिलाओं के अकाउंट में जब ये पैसा जाएगा तो उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो इसको पैसे को खर्च करें, और वो भी डिजिटल तरीके से खर्च करें। तो ऐसी महिलाएं जो सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगी उनके अकाउंट से, उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही 100 बेनिफिशरीज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, उनको 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हर ग्राम पंचायत वगैरह में ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई, तो बेसिकली सरकार ये चाहती है कि आपको जो पैसा मिले ना भाई, आप उसको खर्च करो, क्योंकि खर्च करेंगे तभी तो इकोनॉमी में चलेगा ना। आप उसको सेविंग करके मत बैठिए, उसे सामान खरीदिए, आपको जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली योर एक्सपेंडिचर इज समबडी एल्सेज इनकम। वो लोग जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो किसी और की इनकम होती है। आप कोई मार्केट में सामान खरीदते हो, आपका तो खर्चा हुआ ना, लेकिन उस आदमी की तो इनकम है। तो ये बेसिकली मार्केट में जब पैसा सर्कुलेट होता है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर ही एक बूम आता है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है। हाँ देखिए, सरकार यहां पे कोई एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं कर रही है मनी। एक्स्ट्रा प्रिंट अगर सरकार करती तो उससे इन्फ्लेशन होता। यहां पे एक्स्ट्रा प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है, जो सरकार के पास पैसा है कहीं से आया है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लेशन ऐसा जनरेट नहीं होता, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। हाँ, बट ये सरकार चाहती है कि आप खर्चा करिए, खुद दिल लगा के खर्चा करिए, सरकार को दे रही है ना, खर्चा करिए, क्या दिक्कत है। चलिए, बीएनएसएस सेंक्शन 479 अभी जो लेटेस्ट जुलाई के महीने से हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस जिसको बोलते हैं, इससे पहले हम इसको बोलते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जब उसको रिप्लेस कर दिया गया है तो इसके अंदर कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। अच्छे वाले रूल्स है, खराब रूल्स नहीं है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस का जो सेक्शन 479 है, ये बेल की बात करता है। बेल, ठीक है, किसको मिलेगा बेल, जो लोग अंडर ट्रायल्स हैं, जिनके ऊपर प्रॉपर ट्रायल नहीं चल रहा है लेकिन वो जेल में बंद हैं। अब मान लो आपने एक ऐसा क्राइम कर दिया जिसके लिए 4 साल की सजा आपको होगी। आपके क्राइम के हिसाब से कानून आपको 4 साल की सजा देता है उस क्राइम के लिए। आपके ऊपर अभी केस नहीं चला है, आप अंडर ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन सब चल रही है, और अगर आप 2 साल से जेल में बंद हो, विदाउट एनी कोर्ट वर्डिक्ट, विदाउट एनी ट्रायल, यू आर अंडर ट्रायल, लेकिन आप 2 साल से जेल में बंद हो, इसका मतलब यह हुआ उस क्राइम के लिए जो सजा थी 4 साल, उसका आधा आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, वो भी बिना ट्रायल के। तो कोर्ट कहता है हम आपको बेल देंगे। अगर किसी क्राइम के लिए जो सजा का प्रावधान है आपने उसकी आधी सजा ऑलरेडी पार कर चुके हो, तो भाई आपको बेल मिल जाएगा। ये पुराना कानून भी कहता था, हमारा जो पुराना कानून था वो भी कहता था। ये नए कानून के अंदर इन्होंने क्या किया, नए कानून में इन्होंने ये कहा है कि हाफ छोड़िए, अगर आप 1/3 भी स्पेंड कर रहे हो ना, तब भी आपको बेल मिलेगा, 1/3। और ये कब से लागू होगा, ये 1 जुलाई से लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट मिलेगा आपको। अब तक जो भी केसेस चल रहे थे ना, उन पे भी बेनिफिट मिलेगा।
वैसे तो ये कानून जो है नई जो संहिता है हमारी 1 जुलाई से लागू हुई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जो पुराने केसेस चल रहे थे ना वहां पे हम लोग इसको लागू करेंगे। तो अभी मोटे मोटे तौर पे बात ये है, किसी क्राइम के लिए जो मैक्सिमम पीरियड पनिशमेंट का था उसका 1/3 अगर आपने स्पेंड किया है तो आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भैया है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं, अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए डेथ या फिर लाइफ सेंटेंस मिलने वाला है, उस केस में आपको बेल नहीं मिलेगा। बहुत सीरियस अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई मर्डर कर दिया, कोई रेप एंड मर्डर कर दिया, कोई टेररिस्ट एक्ट आपने किया है, उस केस में ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ठीक है, जो नॉर्मल क्राइम होते हैं उनके लिए लागू होगा। बस उस कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखना है, दिस इज सेक्शन 479। ठीक है, पुराना जो हमारे पास हुआ करता था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ये सेक्शन 436 होता था, उसको सर रिप्लेस कर दिया सरकार ने, 436 को अभी 479 कर दिया है। ठीक है, चलिए सन्स मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वैसे तो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा साइंस हो जाएगा फिर इसमें। छोटी छोटी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। पहले आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ एक। ये पिक्चर देखिए ज़रा। तो यूजुअली जब सोलर एक्लिप्स होता है तो आपको ये पिक्चर नज़र आता है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और मून सन को ब्लॉक कर देता है तो ये आपको सोलर एक्लिप्स नज़र आता है। जब पूरी तरह से मून सन को ब्लॉक कर देता है तो उसके बाहर आपको ये लाइट्स थोड़ी इस तरह की नज़र आएंगी। इसे हम लोग कहते हैं कोरोना। ठीक है, ये सन का कोरोना है। उसका जो फोटोस्फीयर होता है, उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये आपको नज़र आता है उस टाइम पे। लेकिन इसमें ना बड़ी एक मिस्ट्री है, बहुत पुरानी मिस्ट्री है। तो ये जो सन का जो कोरोना है ना, जैसे मान लीजिए सन का कोरोना है, ठीक है, इसमें बड़ी खास बात पता क्या है, ये जो सन के कोरोना का बेस है यहाँ पे, इसका टेम्परेचर होता है 10,000 फ़ारेनहाइट। और जिस कोरोना का टॉप है यहाँ पे टेम्परेचर होता है 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो बात को? मतलब बेस पे टेम्परेचर कम है लेकिन टॉप पे टेम्परेचर ज्यादा है। आज तक किसी को ये मिस्ट्री पता ही नहीं चली है क्या है भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोनल टेम्परेचर मिस्ट्री या कोरोनल हीट प्रॉब्लम, ये कुछ नाम है इसके। आज तक ये किसी को समझ में ही नहीं आया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सन का मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सन की जो लेयर्स होती है ना, अलग अलग 3-4 लेयर्स होती हैं सन के अंदर, उसके एटमॉस्फेयर में भी, उनके बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और जो सन के ऊपर सन स्पॉट्स पाए जाते हैं, सन के ऊपर कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो थोड़े डार्क होते हैं, यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन थोड़ा कम होता है और ये साइड के कंपैरिजन में थोड़े से ठंडे होते हैं, इन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। और ये 11 साल का साइकिल होता है, बिकॉज हर 11 साल में सन अपने मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर देता है। तो 11 साल की शुरुआत में ये काफ़ी छोटे होते हैं, 11 साल के एंड में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उस समय सन से रेडिएशन थोड़ी कम आती हैं। जब सन से रेडिएशन बहुत ज़्यादा आती हैं उन्हें हम लोग सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं, और ये अर्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह को भी इम्पैक्ट करता है। तो इस सवाल यही है बेसिकली कि भाई ये जो सन के अंदर इस तरह की मिस्ट्रीज होती हैं जो कि समझ में नहीं आ रही हैं हमारे बहुत सालों से, कि क्यों है कैसे हैं। तो उस सन के मैग्नेटिक फील्ड को, सन स्पॉट्स को रिसर्च करने के लिए अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने कुछ जुगाड़ लगाया है बेसिकली, और वो सन स्पॉट्स को स्टडी करना चाहते हैं ताकि वो इस मिस्ट्री को समझ सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली इन्होंने आर्टिकल दिया था। ठीक है, बाकी जो मैंने मेजरली चीज़ आपको बताई है बेसिकली वही है। ये टेम्परेचर वेम्परेचर का मैंने आपको बता ही दिया, 11 साल का साइकिल होता है, सन स्पॉट्स का वन आपको बता दिया, सोलर एटमॉस्फेयर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वैसे आपको मैंने बता दिया है कि जो सन होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेज होती हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज तो नहीं है, प्लाज्मा स्टेज में तो नहीं है क्योंकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं और हमारे जो एटम्स होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेज। मैटर की 4 स्टेज होती है ना, वैसे तो 5 होती हैं बट 4 जनरली हम लोग बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये प्लाज्मा स्टेज वही होते हैं जब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और सन का जो कोरोना होता है उसका आउटर जो फील्ड होता है, जो अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया, वो उसके अंदर सब चार्ज पार्टिकल होते हैं। सन के अंदर भी सब चार्ज पार्टिकल होते हैं, सन प्लाज्मा स्टेज में होता है।
सन के अंदर जो भी गैसेज है ना वो प्लाज्मा स्टेज में होती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनके बीच में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का जो काम करता है वो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड करता है, जिसको समझने की हम लोग फिलहाल कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो जैसे सन से सन फ्लेयर्स निकलती हैं, इस तरह से सन से फ्लेयर्स निकलती हैं, कुछ छोटी निकलती हैं कुछ बड़ी निकलती हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं। इनके अंदर यूजुअली क्या है, हाइड्रोजन अल्फा और कैल्शियम 26862 पाया गया है, ठीक है। यूजुअली जो हाइड्रोजन अल्फा होता है वो थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है, लेकिन कैल्शियम थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और जो सडन टेम्परेचर चेंज होता है सन के कोरोना में उसके आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग ये पूरी रिसर्च कर रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको याद रखना है। कौन कर रहा है? इंडिया के अंदर कोडाई कनाल जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, बहुत साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको बनाया गया था 1909 में। इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है दुनिया में। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी जो कंटिन्यूसली पिछले 100 साल से भी ज़्यादा से सन की हाई डेफिनेशन पिक्चर्स क्लिक कर रही हैं। और इस ऑब्जर्वेटरी को एक क्रेडिट भी जाता है, एवरशेल्ड इफेक्ट होता है, एक एवरशेड इफेक्ट 1909 में वो इसने डिस्कवर किया था। वैसे तो इससे पहले की बनाई हुई है ये, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कवर किया था। एवरशेड इफेक्ट क्या होता है अभी आपको मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा फिजिक्स हो जाएगा और ये अभी आपके टॉपिक भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको पढ़ना है थोड़ा सा विकीपीडिया पे जाके आप एवरशेड इफेक्ट के बारे में पढ़े। ये भी एक्चुअली सन स्पोर्ट्स के बारे में ही है ना, तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसको जाके। चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक है थायराइड हार्मोन। तो थायराइड के बारे में आई होप थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन होगा ही पहले से। थायराइड बेसिकली हमारे एक ग्लैंड होती है, हमारे गले में ही होती है ये थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई की शेप की होती है और यहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं। दो तरह के बेसिकली हॉर्मोन्स यहाँ से निकलते हैं, T3 और T4 जिसको हम लोग बोलते हैं। ये T3 और T4 हमारे ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, और जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली वो इसको कंट्रोल करते हैं, या फिर ये उसको कंट्रोल करते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं बेसिकली। एक तो थोड़ा सा ये, अब ये जो थायराइड निकलता है हॉर्मोन्स T3 एंड T4, ये हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन सब चीज़ों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तो हमें पहले से पता था। रिसेंटली स्टडी में ये पाया गया, कुछ चूहों के ऊपर कुछ स्टडी की गई और ये पाया गया कि भाई ये जो थायराइड हार्मोन है ये सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम उनको ही इंपैक्ट नहीं करते हैं, ये हमारे बिहेवियर को भी इंपैक्ट करते हैं। जिन एनिमल्स में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है वो एनिमल थोड़ा अपनी टेरिटरी को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, वो खुश रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन जिनमें ये कम होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, वो अपने टेरिटरी को एक्सप्लोर नहीं करते। ये रिसेंटली स्टडी से हमें पता चला है। तो T3 के अंदर 4 आयोडीन एटम्स होते हैं और T4 के अंदर 4 होते हैं, T3 के अंदर जो है वो 3 होते हैं। यूजुअली हमारा जो T3 होता है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, T4 थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो हार्मोनल सिंथेसिस के लिए फीडबैक लूप पे काम करता है, कन्वर्जन प्रोसेस होती है। तो T4 थोड़ा मैंने आपको बताया इनएक्टिव होता ही है। तो हमारे लीवर, किडनी, मसल्स, ठीक है, उनके अंदर ब्लड सप्लाई या पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए ये सब काम करता है। उसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, वेट मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडीज़ जितना फूड कंज्यूम करती है उसमें से कितना कैलोरी वो कंज्यूम करेगी, कि वो रेट डिपेंड करता है हमारे थायराइड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत लोग बहुत पतले होते हैं या फिर बहुत लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है, कैलोरीज, एनर्जी लेवल जो हम लोग फूड से लेते हैं उसकी मैनेजमेंट, उसको रेगुलेट करने के अंदर ये काम आता है। यही नहीं, हमारा जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट को भी इम्पैक्ट करता है, उसको स्पीड अप कर सकता है, उसको स्लो कर सकता है, कार्डियक फंक्शन को हमारे वो सब करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी थायराइड कंट्रोल करता है। ये सब तो हमें लगभग लगभग पहले से पता था। जो चीज़ नहीं पता चली है वो ये है, पहले ऐसा माना जाता था कि भाई जो थायराइड है जो यहाँ से निकलता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब नई रिसर्च ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सिर्फ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात नहीं है, थ्रू आउट द ब्रेन, थ्रू आउट द ब्रेन ये कंट्रोल होता है और इससे हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है, हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है वो इससे चेंज होती है। तो जब ये हार्मोन कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज हमारी बॉडी में होते हैं ना,
तो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। जो थोड़े से गर्म जगह होती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठंडी जगह के जो में हम ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं होता है, ये भी इस रिसर्च के अंदर पाया गया है, हाई एयर वार्मर के अंदर होता है। ठीक है, बस हाइपो थायरॉइडिज्म एक कंडीशन होती है बेसिकली, जिसमें हमारी बॉडी में इनसफिशिएंट हार्मोन प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, वेट गेन हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन का हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं जो कि डॉक्टर देते हैं, और फिर हम लोग उससे ठीक हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ठीक नहीं होते, हालांकि इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमें थोड़ा सा थायराइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साइंस वाले सेक्शन से, बायोलॉजी वाले सेक्शन से इसको थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।